गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे अतीत सेकंड से दूसरा चैप्टर है बेटा। और ये चैप्टर का नाम है अ, नए राजा एवं उनके राज्य। तो बेटा इस चैप्टर में जो है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी के बाद में बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ और हम इन्हीं राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से राजवंश थे। ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर है वो यहाँ पर देखो मैप दे रखा है। मैप में बहुत सारे ये राजवंश हैं। ठीक है, जैसे कि यह देखो यहाँ पर पाल राजवंश हो गया, चहमान और गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, और राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल नीचे देखो। ठीक है, तो ये बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ। इन्हीं के बाद राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो नए राजवंशों का उदय यहाँ से। ठीक है, 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए। मतलब बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे, वो योद्धा होते थे, वो अस्तित्व में आ चुके थे 7वीं शताब्दी में। ठीक है, राजा लोग जो है प्राय उन्हें अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राजा क्या करते थे, उनको क्या कहते थे, मातहत और सामंत बोलते थे उनको। ठीक है, राजा ने उनको एक नाम दे रखा था। ठीक है, उनमें उम्मीद की जाती थी, उनसे उम्मीद की जाती थी कि जो राजा या स्वामी के लिए वो कुछ उपहार लेकर आए। जब भी वो दरबार में हाजिरी लगाएं तो वो कुछ उपहार या सैन्य सहायता उनको दे। ठीक है, राजा चाहते थे जब भी वो कुछ लेकर आए, ठीक है, जब भी वो राजा के पास में आए। ठीक है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए सामंत अपने महासामंत या महामंडलेश्वर उनको नाम जो है अपने आप को घोषित कर देते थे। तो जब ज़्यादा सत्ता हासिल कर लेते थे या ज़्यादा संपदा उनके पास हो जाती थी तो वो अपने आप को क्या कहते थे, देखो राजा तो उनको क्या बोलते थे, सामंत बोल देते थे, लेकिन वो अपने आप को क्या कहते थे, महासामंत। क्या कहते थे, महासामंत या फिर महामंडलेश्वर। ठीक है बेटा, तो ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। ठीक। हम्म। तो कभी कभी ये क्या करते थे कि स्वामी की बात नहीं मानते थे और स्वतंत्र हो जाते थे। यानी कि राजा की बात ना मानकर वो स्वतंत्र हो जाते थे, अपने आप को बड़ा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते थे। इसी तरह एक उदाहरण के तौर पर दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था। ठीक है, दक्कन कहाँ पर है, ये देखो दक्कन है, ये दक्कन है। ठीक है, ये दक्कन है। ठीक है, यहाँ पर किसका शासन है, देखो राष्ट्रकूटों का शासन है। ठीक है बेटा, तो दक्कन में जो है राष्ट्रकूटों का शासन था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ये राष्ट्रकूट जो है किसके अधीनस्थ थे, चालुक्यों के नीचे काम करते थे। ठीक है, आठवीं सदी में, 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट था। प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। अब देखो यहाँ देखो बेटा कि जो राष्ट्रकूट थे, ये जो राष्ट्रकूट थे ये किसके नीचे काम करते थे, चालुक्यों के नीचे। ये चालुक्य ना, ठीक है, ये जो राष्ट्रकूट हैं ये इनके नीचे काम करते थे। तो इन्हीं चालुक्यों में से एक व्यक्ति था दंती दुर्ग। क्या नाम था उसका, दंती दुर्ग। ठीक है, अब ये दंती दुर्ग क्या करता कि इसने जो है अपने राजा की बात मानने से इनकार कर दिया, अपने स्वामी की बात मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वामी को ही इसने क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, उसको इनकार कर दिया और उसे हरा दिया। ठीक है, हरा कर एक और हिरण्यगर्भ या सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। एक अनुष्ठान होता है हिरण्यगर्भ। ठीक है, यह अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है। यह माना जाता है कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी वो बाद में क्षत्रिय बन जाते हैं। ठीक है, अनुष्ठान कौन सा किया, हिरण्यगर्भ। ठीक है, किसने किया, दंती दुर्ग ने। ठीक है, किस लिए किया गया कि जो कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं होता
उसको क्षत्रिय बना सकते हैं, ठीक है। जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होता उसको क्षत्रियत्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये कार्य होते थे कि राजा का कोई नीचे अधिकारी काम करता था तो वो पावरफुल होके राजा को दबा देता था और उसकी जगह पर राजा बन बैठता था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम की, ठीक है। चलिए बेटा।